हेलो एवरीवन, होलिस्टिक टीचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारी एकेडमी जो है होलिस्टिक टीचिंग क्लासेज वो बादशाहपुर गुरुग्राम के अंदर है, ओल्ड पुलिस स्टेशन के पास में है। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों इंटीग्रेशन इन इंडिया। इंटीग्रेशन इन इंडिया, इसको हिंदी में बोलते हैं भारत में देसी रियासतों का विलय। और भारत में देसी रियासतों को जोड़ने का काम किसको दिया गया था? सरदार पटेल जी को दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिया गया था। उस समय में हमारे भारत में टोटल 600 रियासत होती थी। 600 रियासतों में से अगर मैं बात करता हूं कितनी इंडिया के पास आई और कितनी पाकिस्तान के पास आई। भारत की अगर मैं बात करता हूं 562 प्रिंसिपल स्टेट जो थे या देसी रियासत जो थी, बोलो हमें यहाँ पे देसी रियासत जो है वो भारत में शामिल हुई और 38 जो देसी रियासत थी, देसी रियासत वो पाकिस्तान के अंदर चली गई। लेकिन 562 में से भी जो कुछ रियासत ऐसी थी जो पाकिस्तान और भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल नंबर 1 पे लिखूं, नंबर 1 पे लिखेंगे जूनागढ़, जूनागढ़। दूसरे पे लिखेंगे आपका हैदराबाद और तीसरे पे लिखेंगे आपका जम्मू एंड कश्मीर। तीसरे पे क्या आ जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर। ये 3 ऐसी रियासत थी जो इंडिया का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। तो हमने इसको किस तरीके से इनको शामिल किया? जूनागढ़ की बात करें, जूनागढ़ के अंदर कुछ इस तरीके का सिस्टम हुआ कि यहाँ का जो राजा था, यहाँ का जो रूलर था, वो चाहता था कि ना तो हम पाकिस्तान में जाएं ना ही इंडिया में आए। और इस बात को देखते हुए यहाँ पर यहाँ की जो पब्लिक थी, जो जनता थी, वो भारत का हिस्सा बनना चाहती थी। और जनता के जन मत संग्रह द्वारा जूनागढ़ को भारत का हिस्सा हम लोगों ने बना लिया। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ हैदराबाद को कैसे बनाया? हैदराबाद की अगर मैं बात करूँ, हैदराबाद के अंदर कुछ लोग चाहते थे हम भारत का हिस्सा बने, कुछ चाहते थे हम भारत का और पाकिस्तान का हिस्सा ना बने। और इन बातों को देखते हुए यहाँ पर जब आपस में ही विद्रोह होने स्टार्ट हो गए, आपस में ही लड़ाइयाँ होने स्टार्ट हो गई, तो यहाँ पर देखा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार पटेल जी ने यहाँ पर हमारी आर्मी को, हमारी इंडियन आर्मी को पुलिस की ड्रेस पहना करके हैदराबाद में भेजा और यहाँ पर एक ऑपरेशन लगाया। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। और ऑपरेशन पोलो के तहत लाठीचार्ज करवा करके हमने हैदराबाद को भी भारत का हिस्सा बना लिया। अब हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर भी पाकिस्तान का भी हिस्सा नहीं बनना चाहता था, इंडिया का भी हिस्सा नहीं बनना चाहता था। लेकिन इसके लिए हमने थोड़ा सा ऊपर वाले रूम में रख कर देता हूँ। अगर आप लोगों ने इसको नोट कर लिया तो 2 मिनट वेट कर लेता हूँ। अगर आप नोट करना चाहो तो इसको भी एक बार नोट कर लेंगे, फिर हम जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे को समझेंगे। ठीक है, चलो अगर नोट कर लिया तो मैं इसको कर देता हूँ रफ। देखते हैं हम जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की अगर मैं बात करूं, जम्मू एंड कश्मीर, देखो मैं इसके लिए इंडियन मैप छोटे वाला ऊपर वाला पोर्शन एक बार मैं बना देता हूं, ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे। इंडिया की अगर मैं बात करता हूं ऊपर वाले पोर्शन में जो यहाँ का जम्मू एंड कश्मीर का जो राजा था, जम्मू एंड कश्मीर का जो रूलर था, राजा था, वो
वो कौन थे? शेख अब्दुल्ला। क्या नाम था? शेख अब्दुल्ला। ये ना तो इंडिया में जाना चाहते थे ना पाकिस्तान में। आपको बता दूं इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को। जबकि पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 और अक्टूबर 1947 में ही ये बात देखते हुए पाकिस्तान ने कि हम जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया का पार्ट बना लेंगे, पाकिस्तान का पार्ट बना लेंगे, तो इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर पे अटैक कर दिया। ठीक है। अब यहाँ के राजा के पास जो हरि सिंह थे कोई ऑप्शन नहीं बचता और राजा हरि सिंह हेल्प लेने के लिए इंडिया में आते हैं और इंडिया में हेल्प के लिए पहुंचते हैं। इंटीग्रेशन का काम किसको दे रखा था? सरदार पटेल जी को। लेकिन फिर एक एग्रीमेंट होता है इसके बीच में, एक एग्रीमेंट होता है किन लोगों के बीच में होता है? जो हमारे पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू और भाई, और अगर मैं बात करता हूं राजा हरि सिंह के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ 26 अक्टूबर 1947 को। और 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में विलय पत्र पर साइन हुए। विलय पत्र पर साइन हुए और विलय पत्र द्वारा भी जम्मू एंड कश्मीर को भारत का हिस्सा हमने बना लिया। तो भारत का हिस्सा भारत कब बढ़ गया? जम्मू एंड कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 विलय पत्र पर साइन हुए। राजा हरि सिंह और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में साइन हुआ और जम्मू एंड कश्मीर किसका हिस्सा बन गया भाई? भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ने अटैक कर रखा था जम्मू एंड कश्मीर में, तो हमने यहाँ पर अपनी इंडियन आर्मी को भेजा। यहाँ पे हमने अपनी इंडियन आर्मी को भेजा और इंडियन आर्मी कहा जाता है पाकिस्तान को खदेड़ देती, बाहर निकाल देती। लेकिन ये केस जो है यूएनओ के पास चला गया। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पास चला गया और इसको ले जाने का काम किसने किया? हमारे पीएम ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है। और भाई निर्णय यूएनओ का यही निकला कि जहां पर इंडियन आर्मी है वो वहीं पे रुके और जहां पे पाकिस्तान के वो वहीं पे रुके। और ये आ गया यहाँ से निकल के पीओके। ऐसे बन गया आपका पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और ये बन गई आपकी एलओसी। इस तरीके से कुछ पार्ट पाकिस्तान के पास है आज भी और कुछ पार्ट इंडिया के पास है। और जम्मू एंड कश्मीर को हमने इस तरीके से अपने अंडर में लिया। फिर आगे चल करके जम्मू एंड कश्मीर के लोगों ने एक अपना अलग से क्या बना दिया भाई? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अलग से आर्टिकल 370 के तहत। और आर्टिकल 370 जो है इसके तहत जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल प्रोविजन कब मिला था ये भी मैं बता देता हूँ। एक एग्रीमेंट होता है दिल्ली एग्रीमेंट 1952 में। और ये एग्रीमेंट किन दो लोगों के बीच में होता है? हमारे देश के पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू और भाई दूसरे कौन थे? शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला के बीच में समझौता हुआ। और इस एग्रीमेंट से, दिल्ली एग्रीमेंट से क्या निकल गया है? आर्टिकल 370 के द्वारा स्पेशल प्रोविजन दिए गए। स्पेशल प्रोविजंस दिए गए किसको? जम्मू एंड कश्मीर को। इन्होंने अलग से अपना आर्टिकल 370 के तहत ही अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अलग से फ्लैग भी बना, अलग से अगर मैं बात करता हूँ लेजिस्लेटिव असेंबली का समय
6 ईयर का कर दिया गया। और अगर मैं बात करता हूं भाई डबल सिटीजनशिप, ये आप लोगों को बात याद रखनी है, ठीक है। फिर हुआ 5 अगस्त। अच्छा एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको रफ करूंगा। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिएगा, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ जी हो गया। चलो मैं कर देता हूँ इसको। फिर क्या हुआ, 5 अगस्त 2019 में एक बिल आया और उस बिल के तहत 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल नंबर 170 और आर्टिकल 35A को सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद ही अगर मैं बात करता हूँ ये बिल लेकर के कौन आया था, अमित शाह जी लेकर के इसको आए थे। आगे मैं बात करूँ 31 अक्टूबर 2019 की अगर मैं बात करूँ, इसमें जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड का दर्जा खत्म कर दिया गया। और भाई और अगर मैं बात करता हूँ जम्मू एंड कश्मीर में से 2 यूनियन टेरिटरी निकाल दी। एक यूनियन टेरिटरी आपकी बना दी जम्मू एंड कश्मीर, एक बना दी आपकी लद्दाख। तो इस तरीके से 31 अक्टूबर को जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा छीन करके उसमें से 2 यूनियन टेरिटरी निकाल दी गई। और यूनियन टेरिटरी निकालने के बाद भारत में कितनी यूनियन टेरिटरी हो गई भाई, 9 यूनियन टेरिटरी हो गई। लेकिन अभी प्रेजेंट में कितनी यूनियन टेरिटरी है हमारी, अभी प्रेजेंट में 8 यूनियन टेरिटरी है। तो 8 कैसे हुई, डेट थी 26 जनवरी 2020। 2020 में दादर नगर हवेली, और दमन एंड दीव को मर्ज कर दिया गया आपस में। दमन एंड दीव को आपस में क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। और इस प्रकार भारत में अभी प्रेजेंट में कितनी यूनियन टेरिटरी है, 8 यूनियन टेरिटरी है। जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा हमारे को समझ में आ गया। लेकिन क्या अभी आपका इंडिया पूरा इंटीग्रेट हो चुका है, नहीं भाई। अभी आगे क्या होता है, भारत के अंदर भाषा के आधार पर पुनर्गठन की मांग उठ जाती है। भारत में भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की बातें उठती है। और इस बात को देखते हुए, ठीक है, इस बात को देखते हुए यानी कि लैंग्वेज के आधार पर अलग से स्टेटों की मांग उठनी स्टार्ट हो जाती है। और इस चीज को देखते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एक कमीशन बुलाया। कब, 27 नवंबर 1947 को। कब बुलाया, 27 नवंबर 1947 में। 27 नवंबर 1947 में एक कमीशन बुलाया गया, एक कमीशन बुलाया गया। और उस कमीशन का नाम रखा गया S.K. धर कमीशन। S.K. धर कमीशन रखा गया। ये S.K. धर कौन था, आपका जो यूपी के अंदर हाई कोर्ट है जिसका नाम है इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे S.K. धर, कमीशन बुलाया गया, ठीक है। S.K. धर कौन था, इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। कब बुलाया गया, 27 नवंबर 1947 को।
और एस्केदर को कहा कि क्या हमें भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए। ठीक है, बीच में मैं थोड़ा सा आपका 1 मिनट का समय लूंगा या 1 सेकंड का ही समय लूंगा, बता दूं हमारा चैनल होलिस्टिक टीचिंग क्लासेस बिल्कुल अभी नया नया है, इस पे अच्छे से कंटेंट दिया जा रहा है। तो आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोग हमारे को मोटिवेट करोगे, लाइक करोगे, वीडियो को शेयर करोगे, कमेंट करोगे, तो हमारे को थोड़ा हौसला बढ़ेगा। तो प्लीज़ कृपया करके लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। तो एस्केदर जो कमीशन बुलाया गया, कि अभी अगर मैं बात करूँ, एस्केदर कमीशन बुलाया गया। एस्केदर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? एस्केदर ने अपनी रिपोर्ट 1948 में सौंप दी। एस्केदर ने अपनी रिपोर्ट जो है 1948 में अपनी रिपोर्ट को सौंपा और अपनी रिपोर्ट में कहा कि हमें भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं करना चाहिए। भाई ये बात इसने कहा, नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है प्रशासनिक आधार पर आप राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं, मतलब कि अगर मैं लैंग्वेज में बताऊं, लैंग्वेज के बेस पे हम एक स्टेट से दूसरा स्टेट नहीं निकाल सकते। क्योंकि ये बात क्यों उठी, कहां पे उठी? मद्रास एक स्टेट है उस टाइम का, और मद्रास कह रहा है कि हमारे को भाषा के आधार पर एक अलग स्टेट मिले। तेलुगु भाषा वाले लोग कह रहे थे हमारे को अलग से स्टेट, तो मद्रास के लोग, तो इस वजह से ये आयोग बुलाया गया। लेकिन इसने तो भाषा के आधार पर पुनर्गठन करने के लिए इनकार कर दिया। अब जैसे ये कमीशन आता है, इसकी रिपोर्ट आती है, तो मद्रास में इस बात को लेकर के और दंगे छिड़ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये जो कमीशन ने रिपोर्ट सौंपी ये बहुत ही गलत रिपोर्ट है, हमारे को भाषा के आधार पर चाहिए। हालांकि इसने कहा प्रशासनिक तौर पे अगर राज्यों को अलग करना तो आप कर सकते हो। बोले तो कैसे? जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर को लगता है कि एक स्टेट बहुत बड़ा है, इसमें प्रॉपर तरीके से हम वर्क नहीं कर पा रहे, तो हम एडमिनिस्ट्रेटर के आधार पर क्या कर सकते हैं? राज्यों को अलग कर सकते हैं, यानी कि एक राज्य से दूसरा राज्य निकाल सकते हैं। जब ये रिपोर्ट आई तो मद्रास में आंदोलन बढ़ गए। आंदोलन बढ़े तो ये देखते हुए कि भाई इसके आने से आंदोलन बढ़ रहा है, तो हम इसकी जांच करेंगे। अगर इस आयोग ने गलती की है तो हम इस आयोग की जांच करेंगे और एक कमेटी बनाएंगे, और फिर एक कमेटी बनाई भी गई। अगर आप लोगों ने यहाँ तक लिख लिया है तो मेरे को बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई लिख लिया, चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो फिर इसके लिए एक क्या लेकर के आई गई? कमेटी लेकर के आई गई। कमेटी लेकर के आई गई। उस कमेटी का नाम अगर मैं बात करता हूं क्या था, कब आई? JVP कमेटी। ये कब आई भाई? 10 दिसंबर 1948 को लाई गई। कौन सी कमेटी आई? JVP कमेटी। क्या करने के लिए आई है? जो SK धर कमीशन था उसकी जांच करने के लिए क्या उसने रिपोर्ट ठीक दी नहीं दी। JVP कमेटी की जो मैं बात करता हूँ, J से बनता है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, V से बनता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और P से बनता है भाई पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया, ये लिख लेना पर। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने? J से जवाहरलाल नेहरू, V से वल्लभ भाई पटेल, P से पट्टाभी सीतारामैया। ये कमेटी आई 10 दिसंबर 1948 को, और इसने भी अपनी रिपोर्ट सौंपी। कब सौंप दी इसने अपनी रिपोर्ट? 1 अप्रैल, इंपोर्टेंट डेटा भी, 1949 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। और अपनी रिपोर्ट में इसने भी लैंग्वेज के आधार पर अलग स्टेट की मांग को, लैंग्वेज के आधार पर अलग अदर स्टेट की मांग को
क्या कर दिया भाई, खारिज कर दिया, कैंसिल कर दिया। क्या कर दिया, कैंसिल। कहा कि नहीं भाई, लैंग्वेज के आधार पर कहीं ना कहीं ये बात गलत है। लैंग्वेज के आधार पर एक स्टेट से दूसरा स्टेट नहीं दिखाना चाहिए। जैसे ये बात होती है तो मद्रास में और आंदोलन होते हैं, और आंदोलन बढ़ते बढ़ते एक तेलुगु लैंग्वेज का लीडर था, तेलुगु भाषा का एक नेता था, जो तेलुगु भाषाओं के लिए अलग से स्टेट की मांग कर रहा था मद्रास में से, जिसका नाम था पोटी श्री रामुल्ला। पोटी श्री रामुल्ला, क्या नाम था, पोटी श्री रामुल्ला। बोल देता है कि जब तक आप लोग हमारी बातों को नहीं मानोगे, हम अनशन पर बैठ जाऊंगा, मैं अनशन पर बैठ जाऊंगा और आमरण अनशन करूंगा, ना तो मैं कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा। तो पोटी श्री रामुल्ला अनशन पर बैठ जाते हैं, और भाई इसकी 58 डेज के बाद डेथ हो जाती है। इसकी 50 डे के बाद डेथ हो जाती है। एक बार इसको नोट करो फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इधर जल्दी जल्दी से नोट करो, करो नोट फटाफट फटाफट। हाँ जी, हो गया। चलो डेथ की अगर मैं बात करता हूँ, डेथ कब हुई थी लेकिन इसकी 15 दिसंबर 1952 को पोटी श्री रामुल्ला की डेथ हो जाती है। और आफ्टर डेथ मद्रास में और दंगे बढ़ते हुए, और दंगे बढ़ जाते हैं मद्रास के अंदर। और भाई इस वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू को घोषणा करनी पड़ जाती है कि ठीक है, हम मानते हैं भाई भारत के अंदर भाषा के आधार पर हम एक स्टेट बढ़ा देंगे। और 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर भारत का पहला स्टेट बनने वाला, इंडिपेंडेंट इंडिया में बनने वाला कौन बन गया भाई, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला स्टेट कौन बना, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला राज्य कौन बना, आंध्र प्रदेश बन जाता। लेकिन आपसे अगर मैं ये पूछ लूं, ब्रिटिश इंडिया में लैंग्वेज के आधार पर होने वाला स्टेट कौन सा था, वो था भाई 1936 में ओडिशा हुआ था, ओडिशा अलग हुआ। ठीक है, ओडिशा जो है आपका वो क्या हो गया था, अलग हो गया था भाषा के आधार पर। तो यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। एक बार इसको फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, फटाफट करो नोट, जल्दी 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 जल्दी, हाथ चलाओ फटाफट फटाफट फटाफट। हम यहाँ भी देख सकते, देखो जब आंध्र प्रदेश अलग हुआ तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कैपिटल क्या थी, कैपिटल की बात करता हूँ, कर्नूल थी भाई, कर्नूल। फिर बाद में हैदराबाद, अभी प्रेजेंट में अमरावती, अमरावती हो गई अभी, अभी वर्तमान में क्या है, अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाती है। चलो भाई फटाफट से आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। कर्पूरफ चलो कर देते हैं। अब बुला गया राज्य पुनर्गठन आयोग, अब बुला गया राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट रीऑर्गेनाइज कमीशन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बुलाया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग जो था, इसको फजल अली आयोग भी कहा जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है, फजल अली आयोग या फजल अली कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि जो फजल अली थे, फजल अली जो थे वो इसके हेड थे।
और इसमें कौन था भाई, एक का नाम था हृदय नाथ कुंजरू, और इसमें एक व्यक्ति और था जिसका नाम था के.एम. पानीकर, जिसका क्या नाम था, के.एम. पानीकर। तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में आया, इस आयोग को फजल अली आयोग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि फजल अली इसके हेड थे, 2 अदर मेंबर थे, एक का नाम हृदयनाथ कुंजरू था और एक का नाम के.एम. पानीकर था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी और भारत के अंदर बताया, भारत के अंदर क्या बताया, इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, देखो इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी 30 दिसंबर 1955 में। क्या सौंपी इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। लेकिन हरियाणा के पेपर में पूछ ले तो रिपोर्ट में आपने बताना है 1956 में रिपोर्ट थी, ठीक है, हरियाणा में रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट में इन्होंने बताया भारत के अंदर कितने यूनियन टेरिटरी और कितने स्टेट है। उस टाइम में इन्होंने कितने स्टेट और कितनी यूनियन टेरिटरी बताई, उस टाइम में इन्होंने 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी का जिक्र किया इन्होंने अपनी रिपोर्ट में। इस बात को आपको याद रखना, कितनी दोबारा में रिपीट करना बताया, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी का जिक्र बताया इन्होंने। ये था राज्य पुनर्गठन आयोग। अब राज्य पुनर्गठन आपका आयोग हो जाता है खत्म, लेकिन अभी आपका अगर मैं बात करूं, अभी आपका इंटीग्रेशन इन इंडिया खत्म नहीं हुआ। अब बात करें नवंबर 1954 की। अब समय आ गया भाई नवंबर 1954 का, और इस समय में फ्रांस के पास हमारी 4 बस्तियां जो है वो हमारी कब्जे में थी, और उसकी मैंने ट्रिक बना रखी है, और वो ट्रिक क्या है, पांडु ने यमन की चंद्रा को करेले दिए। अब हम सर्कल लगा लेंगे भाई, 4 बस्तियों में पांडु, यमन, चंद्रा और करेले। पांडु से बन जाएगा भाई पांडुचेरी, यमन से बन जाएगा यनम, और चंद्र से बन जाएगा चंद्र नगर, जिसको आज के समय में माहे बोलते हैं, माहे बोलते हैं, और करेले से बन जाएगा केरिकल। अब कई बार पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, देखो नवंबर 1954 में फ्रांस के पास 4 बस्तियां थी और ये 4 बस्तियां और थी। फ्रांस ने 1954 में कहा कि हम इन 4 बस्तियों को इंडिया को सौंप के अपने फ्रांस में वापस लौट रहे हैं, यानी कि 4 बस्तियों को वापस करने का काम फ्रांस ने हमारे को किया नवंबर 1954 में। लेकिन कई बार पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जो ईस्टर्न घाट और आपके वेस्टर्न घाट से लगती है, और वो कौन सी है भाई आपकी पुदुचेरी ही है। ये मैंने ऐसे बनाया, ये मैंने ऐसे बनाया, और इधर से ये ऐसे बना दिया। इधर आपका आंध्र प्रदेश, इधर आपका तमिलनाडु, और इधर आपका हो जाएगा केरला। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट से लगने वाली पुदुचेरी हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ इस पॉइंट पे, यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे कौन आएगा, तो यहाँ पे जो चंद्र नगर था आज के समय में इसको माहे बोलते हैं, और माहे कहाँ पे पड़ता है आपका केरल में, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे आपका कौन आ गया, माहे आ गया। फिर उसके बाद बात करते हैं आपका यनम की बात करते हैं, यहाँ की यनम, यह आ जाएगा आंध्र प्रदेश में। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका पुदुचेरी, और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा केरिकल, ठीक है। ये दोनों कहाँ पे पड़ते हैं आपके तमिलनाडु में, ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में, और ये केरला।
तो आपका ये भी पूछा जा सकता है पेपर में, भारत की ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जो भारत के 3 स्टेटों से लगती है या है? केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। कौन हो जाएगी? पुदुचेरी। ठीक है। नवंबर 1954 में फ्रांस ने हमारे को सौंप दिया, लेकिन इसके लिए हमने एग्रीमेंट की, अगर मैं बात करता हूँ, एग्रीमेंट हमने कब किया, यानी साइन कब किए? और 1956 में किए थे। अगर डेट की बात करें तो 28 मई 1956 में हमने साइन किए और इसको अपने इंडिया का हिस्सा बना दिया। यहाँ भी ये चीजें जो है 1956 में सोल्व हो गई और ये इंडिया का पार्ट बन चुका है। एक बार आप फटाफट से इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, फटाफट से नोट करो, फटाफट से नोट करो, फटाफट से नोट करो, करो करो करो। चलो, समय था 18 दिसंबर 1961। उसके बाद 18 दिसंबर 1961, 18 दिसंबर 1961 में पुर्तगालियों ने हमारे भारत के 2 हिस्सों को अपने अंडर में कर रखा था। आजाद हो गए, देखो 61 आ गए, लेकिन अभी भी इन्हें वापिस जाने का नाम नहीं लेते। कौन कौन से थे? गोवा, और दूसरे की बात करते हैं दमन द्वीप। दमन द्वीप, इन पर कब्जा किसका था भाई? पुर्तगालियों का था। देखो, भारत में आए भी सबसे पहले पुर्तगाली और गए भी सबसे लास्ट में पुर्तगाली। आए पुर्तगाली में वास्को डी गामा 1498 में, और गए सबसे लास्ट में 1961 में। अब इंडियन गवर्नमेंट ने पुर्तगालियों को कहा कि भाई गोवा और दमन द्वीप हमारे भारत का हिस्सा है, आप इसको छोड़ के वापस यहाँ से चले जाओ। लेकिन पुर्तगालियों को मानने का से मना कर दिया। तो हमने यहाँ पर एक ऑपरेशन लगाया इंडियन आर्मी द्वारा। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन विजय। और ऑपरेशन विजय के तहत गोवा और दमन द्वीप को भारत का हिस्सा हमने बना दिया। ठीक है, इस ऑपरेशन की वजह से, और हमने पुर्तगालियों को भारत से खदेड़ दिया। अब बात करते हैं, एक हमने इसको गोवा और दमन द्वीप को भारत का हिस्सा बनाने के लिए हमने अमेंडमेंट भी हमने करना पड़ा। और कौन सा अमेंडमेंट था? बात करें 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 के द्वारा गोवा और दमन द्वीप को भारत का हिस्सा बनाते हुए इनको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया अलग से। लेकिन गोवा आगे चलने के बाद में 1987 में इसको स्टेट का दर्जा हमने गोवा को दे दिया। ठीक है, यहाँ तक फटाफट से नोट करो। तो इस प्रकार हमने गोवा और दमन द्वीप को भी भारत का हिस्सा बनाया। इसको एक बार फटाफट से नोट आउट कर लीजिएगा, फटाफट से करेंगे, फटाफट से। फिर एक दो बातें लिखूंगा, जैसे कि 1969 में मद्रास का नाम बदल करके हमने क्या कर दिया, और 1973 में मैसूर का नाम बदल कर क्या कर दिया? मैसूर का नाम बदल कर कर्नाटका, जबकि मद्रास का नाम बदल कर क्या कर दिया? तमिलनाडु। ठीक है, और 1996 में मद्रास सिटी का नाम बदल करके हमने चेन्नई कर दिया। ये पॉइंट एक बार फटाफट से नोट डाउन करेंगे, फटाफट से बोलो भाई, फटाफट से। चलो, अब लास्ट पॉइंट और बता देता हूँ, फिर उसी के साथ चैप्टर आपका समाप्त करता हूँ और आज की क्लास के लिए भी करता हूँ। अभी वर्तमान में प्रेजेंट में भारत के अंदर स्टेट की अगर मैं बात करता हूँ 28 स्टेट, और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो 8 यूनियन टेरिटरी अभी प्रेजेंट में है। अभी भारत के अंदर 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी आपकी है। ठीक है, तो ये लिख लेंगे भाई, फटाफट से
से लिखेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। होलिस्टिक टीचिंग क्लासेस में पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट करवाई जाएगी और रेगुलर रूटीन के साथ करवाई जाएगी। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। सीईटी के लिए भी कोशिश करेंगे कि आपको हरियाणा जीके के कंटेंट भी दिया जाए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।